नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉपर सेल रीडिंग ऑफ एमीटर ampere if gram copper discharge in 1 hour, then find the efficiency of current and percentage error in ammeter. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। तो देखो क्वेश्चन क्या हुआ, अपने पास कॉपर सेल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में कॉपर साल्ट का एक्वा सॉल्यूशन अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है, और एमीटर रीडिंग गिवन है, तो इसका मीनिंग हो गया कि एमीटर रीडिंग, तो इट मीन्स थ्योरेटिकल करंट। कौन सी करंट हो गई? थ्योरेटिकल करंट। ठीक है, तो थ्योरेटिकल करंट अपने को गिवन है और एक्चुअल करंट कितनी है वो अपने को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो एक्चुअल करंट कितनी फ्लो हो रही है वो फाइंड करने के लिए अपने को यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ कॉपर। ठीक है, और टाइम गिवन है, टाइम कितना है? 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर को अपन कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। ठीक, तो एफिशिएंसी ऑफ करंट इट मीन्स अपने को यहाँ पर निकालना है परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, तो जो एमीटर जो रीडिंग बता रहा है, एरर का मीनिंग क्या है कि आपका एमीटर कम भी बता सकता है रीडिंग और ज़्यादा भी बता सकता है, दोनों ही केस पॉसिबल है। तो कम बता रहा है तो कितनी कम बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है तो कितनी ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो ये अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सॉल्यूशन। तो आई थ्योरेटिकल, ये है अपने पास 0.525 एम्पीयर। ठीक है, अपने को फाइंड क्या करना है? आई एक्चुअल, ये फाइंड करना है पहले। तो फिर मास ऑफ कॉपर इट मीन्स W, Cu, ये गिवन है 0.6354 ग्राम। इसके इक्वलेंट मास की बात करें कॉपर के, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास 63.54 और वैलेंसी फैक्टर 2, ये इसका इक्वलेंट मास हो गया। ठीक है, इन 1 आवर इट मीन्स टाइम कितना है?
1 आवर इट मीन्स 3600 सेकंड, ठीक। और नीटा फाइंड करना है, ये नीटा ही अपने को क्या बताएगा, परसेंटेज एरर। ओके, तो कौन सा रूल यूजफुल हो गया यहाँ पर यहाँ पर यूजफुल लेंगे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I एक्चुअल T। तो अब यहाँ पर दो करंट दे दी, तो कौन सी लेना है, I एक्चुअल, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है I एक्चुअल, तो I एक्चुअल इज इक्वल टू W इंटू 96500 अपॉन E इंटू T अपॉन E इंटू T। ओके, आगे देखो W, तो W कितना है, 0.6354 इंटू 96500 अपॉन E, तो E हो गया 63.54 डिवाइड बाई 2, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। और टाइम कितना है, 3600। ओके, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी। इससे ये कैंसिल, इसको कितना लिख सकते हो, 63.54 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो इसको लिखा 63.54 इंटू 10⁻⁻² इंटू, तो 2 इंटू 965, ये कितना था अपने पास, 1930। ओके, इंटू 2, नीचे देखो ये हो गया 63.54 इंटू 36, इससे ये कैंसिल, और ये 100 नीचे आएगा, 100 नीचे आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कितना हो जाएगा 19.3, तो ये हो गया 19.3 डिवाइड बाई 36, तो 19 मतलब इसके 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका हाफ कितना होगा, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स ये वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये कंफर्म हो गया 0.5 समथिंग आएगा, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पर ये अगर आई एक्चुअल पूछता तो यहाँ ये आंसर हो जाता, लेकिन इसको कैलकुलेट करके नीटा भी अपने को निकालना है। तो ये मिलेगा आपको सॉल्व करने पर 36 एम्पियर, 0.536 एम्पियर, ठीक है। तो एक्चुअल में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.536 एम्पियर, जबकि एमीटर कितनी रीडिंग बता रहा है, 0.525। तो इसका मीनिंग एमीटर रीडिंग कम बता रहा है, ठीक है। एमीटर रीडिंग कम बता रहा है, जितने फ्लो हो रही है उससे भी कम बता रहा है। ओके, अब अपने को निकालना है नीटा। तो नीटा क्या थी, आई एक्चुअल अपॉन आई थ्योरेटिकल इंटू 100। तो आई एक्चुअल कितनी है, 0.536, आई थ्योरेटिकल 0.525 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 102%।
तो नीटा कितनी मिल रही है 102%। तो अगर आपका एमीटर एग्जैक्ट रीडिंग बताता तब भी कितना आता 100%। ठीक, तो ये उससे भी ज़्यादा बता रहा है। इट मीन्स कितना परसेंट एरर हो गया इसमें, तो परसेंटेज एरर ये मिली अपने को 2%। और यही अपना आंसर था। क्या पूछ रहा था ये, एरर। ओके, बात समझ में आ गई। तो देखो यह है अपने पास इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इट मीन्स एनोड। यह है अपने पास प्योर कॉपर, इट मीन्स कैथोड। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में अपन ने लिया यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, कॉपर पर ऑक्सीडेशन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, इट मीन्स सॉल्यूशन में अपने पास कौन सा आयन है, कैटायन कौन है, कॉपर आयन। दूसरा कैटायन कौन है, हाइड्रोजन आयन। तो कैटायन है अपने पास H+ और Cu2+। ठीक है, कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, Cu2+। ठीक, तो कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन प्रेजेंट है वो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके, कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड से। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। अब जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, या यूँ बोल सकते हो कि जितना यहाँ पर कैटायन कम हुआ, कॉपर आयन कम हुआ, उतना ही कॉपर आयन इस एनोड से कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में। एनोड से सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट बात करें तो कॉपर आयन एनोड से कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, कैथोड पर। जैसे रिएक्शन ले अगर, तो एनोडिक रिएक्शन की बात करें तो एनोडिक रिएक्शन में एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो कॉपर प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हुआ Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर कैथोडिक रिएक्शन की बात करें तो कैथोडिक रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। कंप्लीट रिएक्शन की बात करें या सेल रिएक्शन, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कॉपर से कॉपर कैंसिल। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन तो 0 निकला। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कॉपर है वो कौन सा है, एनोड वाला, और ये वाला कॉपर जो बच रहा है वो बच रहा है कैथोड पर। ठीक है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो एनोड से जो कॉपर, एनोड पर जो कॉपर था वो कहाँ चला गया, कैथोड पर। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा और लास्ट में यहाँ पर क्या बच जाएगी, ओनली इम्प्योरिटीज, जिसको बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास लास्ट में एनोड मड।
तो देखो अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो ये है अपने पास प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मेटल का अपने को यहाँ पर प्योरिफिकेशन करना है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो ये अपना एक चैप्टर होता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में जो ऑर्स होते हैं, तो उस ऑर्स से प्योर मेटल ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, तो जो मेटलर्जी का जो लास्ट स्टेप होगी वो लास्ट स्टेप क्या होती है? प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो जो इम्प्योर मेटल है उसको प्योर कैसे करें? तो प्योर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज में लेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, अब कैसे यूज में लेंगे? तो जो इम्प्योर मेटल है उसका क्या बना देंगे? एनोड। और जो प्योर मेटल है उसका क्या बना देंगे? कैथोड। इम्प्योर मेटल का एनोड और प्योर मेटल का कैथोड। और जिस मेटल का आप प्योरिफिकेशन कर रहे हो सेम उसी मेटल का क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। फॉर एग्जाम्पल अपने को कॉपर का प्योरिफिकेशन करना है तो इम्प्योर कॉपर का एनोड लेंगे और प्योर कॉपर का कैथोड लेंगे। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का क्या लेंगे? सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब क्या होगा कि जो एनोड है वहां से कॉपर उठकर किस पर डिपॉजिट होता जाएगा? कैथोड पर। ठीक है, धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? उस एनोड पर ओनली इम्प्योरिटीज, जिसको बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, तो एनोड किसका लेंगे? इम्प्योर मेटल। ठीक है, कैथोड किसका लोगे? कैथोड लेंगे अपन प्योर मेटल। और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे साल्ट ऑफ सेम मेटल। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एनोड लिया, यो समझ लो एग्जाम्पल लिया, तो एनोड किसका लोगे? इम्प्योर मेटल, इट मीन्स कॉपर, इम्प्योर कॉपर। और कैथोड लेंगे प्योर कॉपर और साल्ट ऑफ सेम मेटल, इट मीन्स साल्ट ऑफ कॉपर, इट मीन्स कॉपर सल्फेट। ये सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन किसका होगा? तो अपने पास H प्लस और Cu2 प्लस ये दो आयन प्रेजेंट है, तो कॉपर आयन क्या होगा? डिस्चार्ज। अब सॉल्यूशन से कॉपर आयन जितना डिपॉजिट होगा तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कैथोड से उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस सॉल्यूशन में मूव करेगा। ठीक है, तो जो अपने पास एनोड है कॉपर का, तो वहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और Cu2 प्लस फॉर्म होगा जो कहाँ मूव करेगा? सॉल्यूशन में। ठीक, तो कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड फ्रॉम एनोड। कॉपर विल बी डिपॉजिटेड on the
cathode copper will be deposited on the cathode from anode. At last only impurities remain on the anode. It's known as a anode mud. ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसका एग्जाम्पल्स लेंगे, सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, ओके। तो देखो अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो प्लस प्लेटिंग। प्लेटिंग का मीनिंग क्या होता है कि जो अपने पास मेटल है उस मेटल पर प्लेट चढ़ाना। ठीक है, जैसे मान लिया अपने पास लोहा है, आयरन, और उस पर अपन सोने या चांदी की प्लेट चढ़ाना चाहता है तो प्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या होगा कि जो अपन ने पीछे देखा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जिस मेटल पर प्लेटिंग करनी है, ठीक है, उसका लेंगे कैथोड। जिस मेटल की करनी है उसका लेंगे एनोड। जैसे आयरन पर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो एनोड किसका लेंगे, एनोड किसका लेंगे, जिस मेटल की अपने को प्लेटिंग करनी है। ठीक है, तो इसको यूं लें, प्लेटिंग ऑफ सिल्वर, प्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन आयरन, प्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन आयरन मतलब आयरन पर अपने को सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो उस कंडीशन में क्या करें, एनोड किसका लेंगे, जिस मेटल की अपने को प्लेटिंग करनी है, इट मीन सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो सिल्वर का लेंगे एनोड। ठीक, कैथोड किसका लेंगे, कैथोड उसका लेंगे कि जिस मेटल पर अपने को प्लेटिंग करनी है, तो किस मेटल पर करनी है, आयरन पर। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसका लेंगे जिस मेटल का, तो इलेक्ट्रोलाइट अपन किसका लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिस मेटल का एनोड है, इट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। ठीक है, अब क्या होगा, वही एनोड से जो प्रोसेस अपना प्योरिफिकेशन में था वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। एनोड से ये जो इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर आयोन है वो कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, तो जितना सिल्वर आयोन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा उतना ही सिल्वर आयोन एनोड से किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा और लास्ट में अपने को जितनी यहाँ पर प्लेटिंग करनी है, ठीक है, उतनी प्लेटिंग हो जाएगी। भाई अपने को मान लिया 5 ग्राम की करनी है तो वहीं पर करंट फ्लो करना अपन रोक देंगे, 10 ग्राम की करनी है तो वहीं पर करंट फ्लो होना रोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपने को जितने ग्राम की प्लेटिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग अपन
उतने टाइम के लिए करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एनोड मड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक, क्योंकि ये तो प्योर है सिल्वर। ठीक है, चल तो प्रोसेस वही रहेगा अपना। ये हो गया प्योर सिल्वर, इट मीन्स एनोड। ये हो गया अपने पास आयरन, इट मीन्स कैथोड। ठीक है, और सॉल्यूशन लिया सिल्वर नाइट्रेट एक्वस। तो जो सिल्वर आयोन है Ag+, ये सिल्वर आयोन इस पर जाकर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जितना सिल्वर आयोन डिस्चार्ज होगा उतना ही सिल्वर कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में। तो एनोडिक रिएक्शन क्या होगी, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी, ये जो सिल्वर आयोन है ये डिस्चार्ज होगा किस पर, कैथोड पर। तो ये जो सिल्वर है ये कहाँ पर है, एनोड पर। ये सिल्वर है एनोड वाला, तो एनोड से जो सिल्वर है वो किस पर डिपॉजिट हो रहा है, ये सिल्वर कहाँ गया, कैथोड पर। ठीक है, तो फाइनली क्या देखा कि एनोड से सिल्वर आयोन किस पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर। ठीक है, अब अपने को कितने ग्राम की प्लेटिंग करनी है उसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे वो देखो। तो मास ऑफ प्लेट, प्लेट का द्रव्यमान। तो मास ऑफ प्लेट की बात करें तो अपने पास जो प्लेट है, यहाँ पर जो अपन ने कैथोड लिया है वो उसकी शेप कैसी है, रेक्ट एंगल। तो इसकी लेंथ A, विड्थ B और थिकनेस मोटाई C। तो लेंथ है अपने पास A, विड्थ B और थिकनेस, इट मीन्स मोटाई C। ठीक है, अब इस पर प्लेटिंग हो गई तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जो सिल्वर की प्लेटिंग करी तो उस सिल्वर का वॉल्यूम कितना होगा, तो ये हो गया A इंटू B इंटू C। ठीक है, और ये जो प्लेट है उसकी डेंसिटी है अपने पास D। डेंसिटी कितनी है, D। तो डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, इट मीन्स मास अपॉन A इंटू B इंटू C। तो मास इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू B इंटू C इंटू D। तो इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, मास। ठीक है, डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी वैसे गिवन होगी, डेंसिटी वैसे अपने को क्या होगी, गिवन। तो एटॉमिक रेडियस R है, एटॉमिक रेडियस ये है अपने पास R। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो एटम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 πr³। एटम, सिंगल एटम का मास कितना होगा,
तो 1 मोल का मास कितना होता है, एटॉमिक मास के इक्वल, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई Na। तो 1 मोल का मास हो गया एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो सिंगल एटम का मास कितना हो गया, m/Na। तो ये तो हो गया अपने पास सिंगल एटम का मास, और ये क्या हो गया, सिंगल एटम का वॉल्यूम। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v, इट मीन्स m/Na अपॉन वॉल्यूम, तो 4/3 πr³। ये हो गई अपने पास डेंसिटी। ओके, बात समझ में आ गई सबको। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी अपन सेल की बात करेंगे आगे, ठीक। तो देखो बेटा, प्रयास का क्वेश्चन नंबर 116, सोडियम सल्फेट। अपने पास सॉल्यूशन कौन सा है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो क्या फॉर्म होगा एनोड और कैथोड पे, ये अपने को बताना है। तो केटायन की अगर अपन बात करें तो केटायन कौन कौन है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन। एनायन कौन कौन है, सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, जो राइट हैंड साइड में होगा। तो राइट हैंड साइड में कौन सा था, हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा, जो राइट हैंड साइड में था, इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन किस पर डिस्चार्ज होगा, केटायन किस पर डिस्चार्ज होता है, कैथोड पर, और क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। चलो, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड का मीनिंग हो गया नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव किस पर डिस्चार्ज होगा, एनोड पर, एनोड। तो हाइड्रोक्साइड आयन के डिस्चार्ज होने से कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। इसकी रिएक्शन ली थी अपन ने, ठीक है। 2H2O से 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी गैस बन रही थी, O2 गैस, ठीक है। तो कैथोड, पहले ऑर्डर क्या है अपने पास, प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। तो पहले कैथोड वाला बताना है, तो हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उल्टा मत कर देना इसको, एनोड कैथोड, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछा है वही ऑर्डर अपने को रखना है, तो H2 पहले और O2 बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें अपने को SRP की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो अपनी बुक है उसमें SRP की वैल्यू देख के इसको आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 119 है, देखो अपने पास क्या क्या है, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, 1 m कॉन्सेंट्रेशन, और अपने को बताना क्या है। देखो पहले मेटल्स देखो कि कैथोड पे कौन कौन से ये जो मेटल्स डिपॉजिट होगी उनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो पहले मेटल्स देखो कौन कौन सी हैं, कॉपर आयन, सेकंड है सिल्वर आयन, ठीक है। फिर है मर्क्यूरस आयन,
फिर है मैग्नीशियम आयन। SRP की बात करें तो इसका SRP है 0.8, इसका है 0.79, कॉपर 0.24, ये रॉन्ग है, 34 होगा, ठीक है, 0.34, और मैग्नीशियम -2.37, ये हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने के साथ। तो विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, तो एक कंडीशन बताई थी मैंने कि मोर देन 1 कैटायन डिस्चार्ज हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, या तो हाई वोल्टेज हो, या सेकंड कंडीशन क्या थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो देखते हैं, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद में कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखो, पहले कौन डिस्चार्ज होगा, जिसका SRP हाई होगा। क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कैटायन का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन के लिए SRP क्या होना चाहिए, हाई। तो हाईएस्ट SRP किसका है, सिल्वर का। इट मीन्स सबसे पहले कौन सी मेटल डिपॉजिट होगी या डिस्चार्ज होगी, सिल्वर। सेकंड नंबर पे कौन, मरकरी। थर्ड नंबर पे कौन, कॉपर। और लास्ट में फोर्थ नंबर पे कौन, Mg, ठीक। यहाँ पर अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो ये मैग्नीशियम आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज कौन होगा, H+। अब तुम ये कहो कि H+ जब खत्म हो जाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद तो इसका नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब वाटर ही खत्म हो गया तो फिर ये डिस्चार्ज कहाँ से होगा, तो ये वाला आयन आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। मान लिया ये अपने पास है कैथोड, ठीक है। अब ये मेटल्स है, मोर देन 1 कैटायंस प्रेजेंट है, तो ये मेटल्स अपने पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सारी एक साथ, ठीक है। तो पहले कौन डिस्चार्ज हुआ, सिल्वर, ये सिल्वर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर किसका आना है, Hg2 का, मतलब ये आयन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या था, केवल सिंगल आयन ही डिस्चार्ज होगा। क्या रीज़न है, तो ये जो अपन ने कैथोड लिया, इस पर प्लेटिंग हो गई किसकी, सिल्वर मेटल की। अब सिल्वर मेटल की जब प्लेटिंग हो गई, तो अब मर्क्यूरस आयन डिस्चार्ज होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, सिल्वर से। भाई अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आएगा, सिल्वर के। तो इसका मतलब सिल्वर आयन इस मर्करी का रिडक्शन करेगा, तब जाके पॉसिबल है कि ये जो सिल्वर मर्क्यूरस आयन है, ये इस पर डिस्चार्ज हो जाए, तो ये कांटेक्ट में आएगा सिल्वर के, और सिल्वर इसका रिडक्शन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका SRP कम है, इसका SRP ज़्यादा है। तो पहले कौन सी मेटल डिस्चार्ज होगी, जिसका SRP ज़्यादा होगा, तो
तो ज़्यादा SRP वाला कम SRP वाले का रिडक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए केवल एक ही आयोन डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि एक ही आयोन क्यों डिस्चार्ज होगा। उसके बाद में अपन ने कंडीशन ली कि मोर देन वन आयोन में बी डिस्चार्ज। तो एक से ज़्यादा आयोन कब डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट केस था डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब अपने पास जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ये सिल्वर आयन डिस्चार्ज हो रहा था, एक तो कंप्लीटली कोटिंग हो गई, कंप्लीटली सिल्वर की प्लेट चढ़ गई। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिल्वर की अमाउंट कम है। मान लिया कि ये सिल्वर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, तो ये सिल्वर बेस की अमाउंट कम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये डिस्चार्ज हो गया आपका। अब डिस्चार्ज हो गया तो अब ये कंप्लीटली इस कैथोड को थोड़ी ना कवर करेगा, क्योंकि कवर तभी कर सकता है कि जब ये इसकी अमाउंट क्या हो, सफिशिएंट। इट मीन्स ये है अपने पास कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। तो अमाउंट बहुत कम है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है। अब अमाउंट कम है तो नेक्स्ट नंबर आया मर्क्यूरस आयोन का। तो अब ये मर्क्यूरस आयोन सिल्वर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ये जो खाली जगह बची है यहाँ से, मतलब ये इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आ रहा है डायरेक्ट। अब सिल्वर नहीं है, यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो जगह बची हुई है इसके कांटेक्ट में आ रहा है। इट मीन्स ये डायरेक्ट इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो सिल्वर इसका रिडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये जो सर्किट है उससे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब इसका रिडक्शन यहाँ पर क्या हो गया, पॉसिबल। इट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। यार नहीं हो रहा था कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, हाई वोल्टेज। उच्च वोल्टता। तो हाई वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, आपको पता होगा कि जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी थी तो वहाँ पर अपन ने देखा था कि एयर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है। एयर में भी जैसे अपन जनरली बात करते हैं तो क्या हवा में करंट फ्लो होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाई वोल्टेज की जब अपन बात कर रहे होते हैं, जो आपके 1 लाख वोल्टेज की जो लाइन होती है उस लाइन में हवा में मतलब आसपास भी करंट फ्लो होता है। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उच्च वोल्टता है, हाई वोल्टेज प्रेजेंट, जो पूरा डिटेल में मैंने एटॉमिक में एक्सप्लेन किया था। तो सेम केस यहाँ पर है। तो हाई वोल्टेज जब लगाओगे मतलब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुम फ्लो करोगे, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आसपास के जितने भी कैटायंस है सबको वो इलेक्ट्रोड अपनी ओर खींच लेगा। जितने भी कैटायंस है उन सारे कैटायंस को वो जो कैथोड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। इट मीन्स सबको वो क्या कर देगा, डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने पास मोर देन वन कैटायंस है, तो कंडीशन क्या दे रखी है, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज वाली कंडीशन में ये मेटल्स क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज, ठीक। फिर मैग्नीशियम क्यों नहीं हो रहा, मैग्नीशियम इसलिए नहीं हो रहा कि मैग्नीशियम का नंबर किसके बाद आएगा, H+ के बाद। जैसे ये सिल्वर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई, उसके बाद इसका नंबर आएगा, ये डिस्चार्ज होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, ये जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब फिर आएगा मैग्नीशियम आयोन का। लेकिन मैग्नीशियम आयोन से पहले वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, H+, एक्वा सॉल्यूशन है, तो H+ प्रेजेंट है, तो H+ का
H प्लस डिस्चार्ज होगा तब जाके इसका नंबर आएगा। और H प्लस जब डिस्चार्ज हो गया मतलब वाटर खत्म हो गया, वाटर खत्म हो गया तो फिजिकल स्टेट क्या मिल जाएगी? सॉलिड। वाटर अगर खत्म हो गया तो फिजिकल स्टेट क्या मिलेगी? सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे बात समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। देखो क्या दे रखा है अपने पास, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। करंट आई की वैल्यू है 9.65 एम्पियर। टाइम है 1,000 सेकंड। और अपने को यहाँ पर निकालना है वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? W = E/96500 IT। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो E कितना है? इक्वलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, 96500। I कितना है? 9 या 965/100। और टाइम कितना है सेकंड में? 1,000। इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, 20 से ये 20, इससे ये गया 10 से 10, 0 से 0, तो कितना बचा? 4 ग्राम। तो ये हो गया वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 112। देखो अपने पास है H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन। H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन, इट मीन्स कैटायोन अपने पास वाटर में भी H+ ही होगा। ठीक है, और एसिड में भी क्या है? H+। एनायन है सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर डिस्चार्ज होगा H+, यहाँ पर डिस्चार्ज होगा OH-। तो यहाँ तो क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस, जो अभी पीछे एक क्वेश्चन में देखा। अब क्या निकालना है अपने को कि इनकी जो अमाउंट है उसका रेशो निकालना है कि कितना कितना फॉर्म होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले कौन है? कैथोड, बाद में कौन है? एनोड। तो पहले ऊपर ये लेना है, नीचे वो लेना है। ठीक है, तो किससे सॉल्व होगा ये? सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है? W1/W2 = E1/E2 = Z1/Z2। तो E1 की अगर अपन बात करें, इक्वलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का कितना होगा? E2 कितना होगा ऑक्सीजन का? वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 4। देखो इधर बता देता हूँ मैं आपको,
हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो अपने पास रिएक्शन थी 2H2 2 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4 2 2 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ये रिएक्शन थी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है वो 1 मोल फॉर्म हो रहा है। ठीक, अपने को निकालना है E2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कितना है 4, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन 4। तो ये